हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने फूड क्रॉप्स जो अनाज के अलावा होते हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो अब हमारे आते हैं ऑयल सीड्स। 2017 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना ग्राउंड नट का पूरी दुनिया में, चाइना के बाद। जो रेप सीड प्रोडक्शन है इंडिया का वो थर्ड लार्जेस्ट था पूरी दुनिया के अंदर, चाइना और कनाडा के बाद 2017 में। अलग अलग तरीके के ऑयल सीड्स जो हैं वो लगभग 12% जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री का उसको कवर करती हैं, यानी उतना ज्यादा वहां पर उगाया जाता है। मेन ऑयल सीड्स जो इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर। ज्यादातर इसमें सब खाने योग्य होते हैं और कुकिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कुछ इसमें से ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करी जाती हैं, जैसे सोप, कॉस्मेटिक्स या ऑइंटमेंट के प्रोडक्शन के लिए। ग्राउंडनट एक खरीफ क्रॉप है और लगभग जो आधे से ज्यादा मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती है कंट्री के अंदर उसमें मेनली ग्राउंडनट होता है। गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश 2016 और 17 में। लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं। सीसम जो है ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड दोनों राबी और खरीफ क्रॉप के तौर पर उगाई जाती है। फिर है टी कल्टीवेशन जो है एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप है जिसको कि इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था शुरुआत में ब्रिटिशर्स के द्वारा। आजकल जो सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन है वो इंडियंस के ही द्वारा ओन किए जाते हैं। जो टी प्लांट ग्रो करा जाता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा गहरी और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, जो कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में काफी ज्यादा उसकी मात्रा अधिक होती है। टी बुशेस के लिए वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए पूरे साल। लगातार बारिश के जो एक तरह से झावट आती रहती है जो कि पूरे साल होती रहती है, उससे क्या होता है जो सॉफ्ट लीव्स है टी की वो पूरे साल उगती हैं। टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है जो कि काफी सस्ती और स्किल्ड हो। टी फिर प्रोसेस करी जाती है टी गार्डन के अंदर ताकि उसकी फ्रेशनेस को रिस्टोर किया जा सके। जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो हैं आसाम, हिल्स, दार्जिलिंग की और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स के वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा भी जो है टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कंट्री के अंदर। 2017 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का, चाइना के बाद। कॉफी, इंडियन कॉफी जो है पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी अच्छी क्वालिटी के कारण। जो अरेबिका वैरायटी है वो यमन से आई थी शुरुआत में, जो कि फिर इंडिया में कंट्री में प्रोड्यूस होती है। ये वैरायटी जो है बहुत ज्यादा डिमांड में है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी जो खेती बाड़ी है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी बाबा बुदान हिल्स में और आज भी इसका जो कल्टीवेशन है वो नीलगिरी कर्नाटक के अंदर, केरला और तमिलनाडु तक ही सीमित है। फिर आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे। 2017 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड के अंदर, चाइना के बाद। इंडिया प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट फ्रूट्स होते हैं उनका। मैंगोज महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के, ऑरेंजेस नागपुर और चेरापूंजी के, बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के, इसी तरह से लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के, पाइनएप्पल मेघालय के, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना और महाराष्ट्र के, एप्पल, पेयर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। बहुत ज्यादा डिमांड है पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोड्यूसर है पी का, कॉलीफ्लावर का, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो का। अब है नॉन फ्रूट क्रॉप्स की बारी। जैसे पहला है रबर। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है लेकिन खास तरह की कंडीशंस में इसको उगाया जा सकता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी। इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जिसमें जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। रबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। इसको मेनली ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में या फिर गारो हिल्स में मेघालय। फिर आते हैं फाइबर क्रॉप्स पे। कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क, ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं।
पहले 3 जो है ये हमें मिलते हैं उन क्रॉप से जो कि सॉइल में उगाए जाते हैं, और बाद जो लास्ट का हमने कहा सिल्क, ये हमें मिलता है कोकून से, सिल्कवॉर्म के, जो कि हरी पत्तियों पे फीड किए जाते हैं, खासतौर से मलबरी पेड़ की। जो रेयरिंग होती है सिल्कवॉर्म्स की प्रोडक्शन के लिए सिल्क फाइबर के, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। कॉटन, इंडिया का ये माना जाता है कि ओरिजिनल होम जो है वो कॉटन प्लांट का इंडिया है। कॉटन मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। 2017 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद। कॉटन बहुत अच्छे से उगता है जो ड्रायर पार्ट्स होते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के डेक्कन प्लेट्यू में। इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत कम रेनफॉल चाहिए या इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और बहुत ही ज्यादा अच्छी खुली धूप चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये एक खरीफ क्रॉप है, लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए। और जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जूट, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। जूट जो है बहुत अच्छे से उगता है जो वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स होती हैं फ्लड प्लेन्स में, जहाँ सॉइल जो है हर साल रिन्यू होती रहती है। हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है जिस टाइम पे इसकी एक तरह से फसल पक रही होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनका इस्तेमाल गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट या और तरह के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बनाने में किया जाता है। क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसका जो मार्केट है वो कम होता जा रहा है। सिंथेटिक फाइबर्स जो है या जो पैकिंग मटेरियल्स हैं, खासतौर से नायलॉन, वो जो है ज्यादा उनकी बढ़त हो रही है। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जैसा कि पहले के पेजेस में मेंशन किया गया था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस किया जा रहा है हजारों सालों से। जो लैंड है उसका इस्तेमाल बिना किसी कंपैटिबल कहना चाहिए टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के, उसके कारण जो है जैसे कई समय से एक ही जैसा ढर्रे पे काम हो रहा है, तो उससे क्या हुआ है जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की एक स्पीड होनी चाहिए वो काफी हद तक उतनी नहीं हुई है और उससे बाधित हुई है। कहने को जो सोर्सेज हैं इरिगेशन के वो काफी डेवलप हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो फार्मर्स हैं बड़े बड़े हिस्सों में कंट्री के, वो आज भी मॉनसून पे या जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस पर निर्भर करते हैं ताकि वो अपनी खेती बाड़ी को कर सकें। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है। एग्रीकल्चर जिससे कि क्या कहते हैं एक तरह से जीविका चलती है, लगभग 60% उसकी पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो इसी पर निर्भर है, इसीलिए ज्यादा सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अब जैसे कलेक्टिवाइजेशन है, कंसोलिडेशन है होल्डिंग्स का, यानी जो एकाकीकरण होता है, एक तरह इकट्ठा करना, कोऑपरेशन है, जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन है, इन सबको प्रायोरिटी दी गई ताकि जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कंट्री में किए जा सके इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म जो है सबसे मेन फोकस रहा शुरू के फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस होती है यानी जो विरासत मिलती है उसकी वजह से वैसे ही जमीन जो जिनके पास थी उसके कई सारे टुकड़े हो गए। डिपेंड करता है कि किसको कैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसको जमीन दे दी गई। अब जो लॉज थी लैंड रिफॉर्म की उनको लागू किया गया, लेकिन उनको मतलब लाया तो गया पर जो लागू करने में काफी कमी रही, या की भी तो उतनी ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं कही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मेनली इंट्रोड्यूस कर रही थी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जा सके 1960 और 70s में। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो मेनली बेस्ड है जो पैकेज टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल पे, और व्हाइट रेवोल्यूशन यानी ऑपरेशन फ्लड, ये जो है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिसने एक तरह से इनिशिएटिव लिया और काफी हद तक इंडियन एग्रीकल्चर में एक तरह से सुधार हुआ। लेकिन इसके कारण जो कह सकते हैं जो डेवलपमेंट था वो कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज में हो पाया। इसीलिए 1980s और 90s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स दोनों शामिल थे। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस, अगर बाई चांस ड्राउट आ जाए, फ्लड आ जाए, साइक्लोन हो, फायर, डिजीज कुछ भी हो जाए, ऐसे प्रावधान के लिए गए तो उनके लिए जो है ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, बैंक्स बनाए गए ताकि लोन फैसिलिटीज फार्मर्स को दी जा सके लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और ये सब जो है कुछ ऐसे कदम थे जो बढ़ाए गए ताकि जो है फार्मर्स को जो है या एग्रीकल्चरिस्ट को जो है एक इम्प्रूवमेंट किया जा सके उनके साथ। किसान क्रेडिट कार्ड,
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये कुछ और स्कीम्स है जो कि इंट्रोड्यूस की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि किसानों को फायदा हो। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, इनको चलाया गया रेडियो और टेलीविजन पर किसानों के लिए। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, जो खास तौर की इंपॉर्टेंट फसल होती हैं, ताकि जो है फार्मर्स का शोषण ना हो सके, जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, उनके द्वारा, इसके लिए भी बहुत सारा उन्होंने अनाउंस किया। अब जैसे भूदान ग्रामदान, महात्मा गांधी ने जो है विनोबा भावे को डिक्लेयर किया उनके स्पिरिचुअल हायर के तौर पे। उन्होंने भी हिस्सा लिया था सत्याग्रह में, एक सत्याग्रही के तौर पे। वो जो है एक तरह से गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था ग्राम स्वराज के, उसके एक तरह से हितैषी थे। गांधी जी के डेथ के बाद से या शहादत के बाद से विनोबा भावे ने पद यात्रा जो है वो अपने हाथों में एक तरह से उनकी बागडोर संभाल ली, ताकि गांधी जी की जो मैसेज है उसको पूरी कंट्री में फैला सके। एक बार जब वो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कुछ गरीब लैंडलेस विलेजर्स जो हैं उन्होंने उनसे डिमांड करी कि उनको जो है जमीन दे दी जाए ताकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधर सके। विनोबा भावे प्रॉमिस नहीं कर पाए उनको इमीडिएटली, पर उनको अश्योर किया कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे कि कैसे लैंड का प्रोविजन किया जाए उन लोगों के लिए, अगर वो लोग जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग लेते हैं तो। तभी एकदम से श्री रामचंद्र रेड्डी जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी 80 एकड़ की जो जमीन है उसको लगभग 80 जो लैंडलेस विलेजर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने को कह दिया। इस एक्ट को कहते हैं भूदान। बाद में उन्होंने ट्रैवल किया और अपने आइडियाज जो थे उनको इंट्रोड्यूस किया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कुछ जमींदार जो ओनर्स थे बहुत सारे गाँव के, उन्होंने भी अपनी एक तरह से ऑफर करी कि कुछ गाँव को वो जो है लैंडलेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे बोलते हैं ग्रामदान। इसी तरह से बहुत सारे लैंड ओनर्स ने ये चुना कि वो जो है कुछ हिस्सा अपनी जमीन का गरीब किसानों को दे देंगे, ताकि जो है उनको भी डर था कि कहीं लैंड सीलिंग एक्ट ना लग जाए। ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट था, इसको इनिशिएट किया था विनोबा भावे ने, और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लडलेस रेवोल्यूशन। अब एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में? एग्रीकल्चर को हम ये कहते हैं कि वो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि उसका जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यानी जीडीपी में, वो दिन पर दिन कहने को का जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन कर रहा है। 1951 से जो है अब तक उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइनेशन हुआ है। 2010-11 में लगभग 52% जो टोटल वर्कफोर्स था वो एम्प्लॉयड था फार्म सेक्टर में, और इसी के कारण जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो उसकी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है लगभग आधे से ज्यादा अपने सस्टेनेंस के लिए। जो कमी आई शेयर में एग्रीकल्चर के जीडीपी के, वो एक काफी चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी डिक्लाइन हो रहा है, स्टैग्नेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में, उससे क्या होगा, जो और स्फीयर से इकोनॉमी के उसमें भी कमी आएगी और इसका काफी ज्यादा असर पड़ेगा सोसाइटी पे। एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे एफर्ट्स किए ताकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सके, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट जो कि फील्ड में है मेट्रोलॉजी या वेदर फोरकास्ट के, इन सबको जो है एक तरह से एस्टैब्लिश किया गया और इनको प्रायोरिटी दी गई ताकि जो है इंडियन एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके। इसके अलावा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सुधार किया गया, जो कि बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। जो आपकी बुक में टेबल 4.1 दी हुई है उससे साफ हो जाता है कि कहने को जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़ रहा है सालों में, लेकिन वो इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर रहा है कंट्री के अंदर जितना होना चाहिए। जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो जो है कम होता जा रहा है और ये एक तरह से खतरे की घंटी है। इंडियन फार्मर्स जो है बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन से, और जो रिडक्शन हो रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एग्रीकल्चर सेक्टर में। सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स पे दी जा रही है वो कम हो रही है, उसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ती जा रही है। रिडक्शन जो इम्पोर्ट ड्यूटीज पे हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, वो भी काफी ज्यादा एक तरह से नुकसानदेह साबित हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए कंट्री के अंदर। फार्मर्स जो है अपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि उनको लगता है कि इससे जो एग्रीकल्चर है उनमें उनको बहुत ज्यादा एक तरह से फायदा नहीं दिख रहा। तो उससे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में उसमें भी काफी कमी आ रही है। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर पे? ग्लोबलाइजेशन कोई नई प्रक्रिया तो है नहीं, ये कोलोनाइजेशन के टाइम से भी थी। 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए,
उस समय भी इंडियन स्पाइसेस जो है एक्सपोर्ट करी जाती थी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में, और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के, उनको काफी एनकरेज किया जाता था कि इस तरह के क्रॉप्स को उगाया जाए। आज भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं एक्सपोर्ट के इंडिया से। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की, उन्होंने काफी ज्यादा आकर्षित किया ब्रिटिशर्स को, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि कॉटन एक्सपोर्ट किया जाने लग गया ब्रिटेन को रॉ मटेरियल के तौर पर उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैनचेस्टर में और लिवरपूल में थी वो काफी फ्लरिश कर गई, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन था वो इंडिया से उनको मिल रहा था। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा चंपारण मूवमेंट, जो कि स्टार्ट हुआ था 1917 बिहार में। ये इसीलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि फार्मर्स जो हैं उस रीजन के, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो अपनी जमीन पर उगाएं, क्योंकि बहुत जरूरी था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। क्योंकि वहां पर ब्रिटिशर्स थे, इसलिए वो जो हैं अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए चाहते थे कि इंडिगो बहुत ज्यादा उगाया जाए, और फूड ग्रेन्स जो हैं उनको उगाने नहीं दिया जा रहा था, जिससे कि वो अपनी फैमिली को पाल सकें। ग्लोबलाइजेशन के अंडर अगर हम कहें, खासतौर से 1990s के बाद फार्मर्स जो इंडिया के हैं उनको नए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कहने को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट या स्पाइसेस का। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे compete नहीं कर पा रही, क्योंकि वहां पर जो है हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर करा जा रहा है उन कंट्रीज में। आज इंडियन एग्रीकल्चर जो है अपने आप को क्रॉस रोड पे पाता है, यानी चौराहे पे। एग्रीकल्चर को अगर सक्सेसफुल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो प्रॉपर प्रेशर देना होगा, ताकि जो कंडीशंस हैं मार्जिनल या स्मॉल फार्मर्स की, उनको पहले सुधारा जाए। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने काफी जो है प्रॉमिस किया था, लेकिन उसके अंदर जो है कंट्रोवर्सीज ज्यादा हुई। ये माना गया कि ये इसके कारण जो है जो लैंड है उसका डिग्रेडेशन हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था केमिकल्स का, जो ड्राइंग एक्यूफायर्स होते हैं वैनिश, और इससे जो है बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। तो जो आज का कीवर्ड है वो है जेन रिवॉल्यूशन, जिसमें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि इसको जो है बिना फैक्ट्री के प्रैक्टिस किया जाता है। जो फैक्ट्री में केमिकल्स बनते हैं, जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उनका कहीं भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करती है। कुछ इकोनॉमिस्ट जो है उनका ये मानना है कि जो इंडियन फार्मर्स है उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होगा अगर लगातार वो इसी तरह से फूड ग्रेन्स को उगाते रहे उन जमीनों पर जो दिन पर दिन छोटी होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 833 मिलियन थी 2011 में, जो कि निर्भर करती है लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड पे, और एवरेज जो अगर निकाल के देखा जाए तो पर पर्सन के हिसाब से हाफ हेक्टेयर से भी कम। इंडियन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना होगा अपने क्रॉपिंग पैटर्न को सीरियल से ज्यादा हाई वैल्यू क्रॉप्स पे। इससे क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी जो है कम होगा। फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स जैसे कि जैट्रोफा और जोजोबा हैं, इनको बहुत कम इरिगेशन चाहिए राइस और शुगर केन के मुकाबले। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसको हार्नेस किया जा सकता है ताकि बहुत ज्यादा हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाया जा सके। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स में, उसका मतलब क्या होगा कि इंडिया के पास उसको फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। 1960s में इसको देखा गया था एक डिजास्टर के तौर पर अगर इंडिया सीरियल्स इंपोर्ट करती है जबकि हाई वैल्यू कमोडिटीज एक्सपोर्ट करती है, तो उससे क्या होगा, एक सक्सेसफुल इकोनॉमीज जैसे इटली, इजराइल और चिली जो हैं उनकी तरह वो बन जाएगी। ये कंट्री जो है अपने फार्म प्रोडक्ट्स को जैसे फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स और वाइन्स, इनको जो है एक्सपोर्ट करती है और सीरियल्स इंपोर्ट करती है। अब क्या हम लोग ये रिस्क लेने को तैयार हैं, इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।